नमस्ते, आस्था मैगजीन .न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में आए 2568 केस, एक्टिव मामलों में भी गिरावट। कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2568 नए केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मामलों भी घट रहे हैं। अब देश में कोविड-19 के इलाज कर रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,137 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2568 नए मामले सामने आए हैं। आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,84,913 हो गई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,23,899 हो चुकी है। पावर संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन, अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, बिजली की मांग पर नजर रखने का दिया निर्देश। तकरीबन 6-7 महीने के अंतराल पर ही देश के समक्ष दोबारा बिजली संकट पैदा होने से सरकार चिंतित है, लेकिन अब इस समस्या के जड़ में जाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें बिजली मंत्री आर.के. सिंह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली मंत्रालय में गैस व कोयले की कमी की वजह से फंसे बिजली संयंत्रों को शुरू करने पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का निर्देश है कि देश की औद्योगिक प्रगति की राह में बिजली क्षेत्र की तरफ से कोई समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए। संधाई में कोरोना के खौफ के बीच सामने आया हैरान करने वाला मामला। शहर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे इस शहर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया और यहाँ कोविड के नए केस मिले हैं। इस बीच अधिकारियों ने वृद्धाश्रम में रहने वाले एक जीवित बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसे मुर्दाघर भेज दिया, जबकि यह जीवित था। संधाई में शुरू हुई नई कोरोना लहर के बीच इस गंभीर लापरवाही के मामले की सख्त जांच शुरू कर दी गई है। चाइनीज सोशल मीडिया पर मुर्दाघर में काम करने वाले 2 लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस पूरी घटना का पता चला है। फास्टैग को बंद करेगी सरकार, नेविगेशन सिस्टम से वसूला जाएगा टोल टैक्स। फास्टैग अब जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। सरकार ने इस सिस्टम को लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब यह फास्टैग सिस्टम भी बंद होने के कगार में पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से फास्टैग की जगह नया हाईटेक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। यह नया सिस्टम यूरोप के देशों में शुरू हो चुका है। जर्मनी और रूस जैसे देशों में इसी सिस्टम के जरिए वसूली हो रही है। यह सिस्टम काफ़ी सफल भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए सिस्टम पर काम भी शुरू हो गया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जा चुका है। इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह नेविगेशन सिस्टम से टोल वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले फ्रांसीसी कंपनी ने सबमरीन के लिए भारतीय योजना से हटने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की निर्धारित यात्रा से पहले फ्रांस में रक्षक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नवल ग्रुप ने घोषणा की है कि वह P-75 इंडिया परियोजना में भाग लेने से अब असमर्थ है, जिसके तहत भारत में नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए चुने गए 5 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से एक नवल ग्रुप ने कहा कि वह प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए अपनी बोली जारी नहीं रखेगा। 12-17 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी, कोवैक्स टीका अब निजी केंद्रों पर भी मिलेगा। देश में टीकाकरण का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। युवा को खुराक देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चे निजी केंद्रों पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविड रोगी टीका कोवैक्स लगवा सकते हैं और इस संबंध में कोविन पोर्टल पर प्रावधान किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कोवैक्स की एक खुराक के लिए 900 रुपये और इस पर GST का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अस्पताल के सेवा शुल्क के तौर पर 150 रुपये अदा करने होंगे। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह द्वारा 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोटी की टीके की खुराक दिए जाने की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है। कोयले की आवाजाही बढ़ाने के लिए रेलवे ने करवाई वैगनों की मरम्मत, 150 करोड़ रुपए से अधिक का आया खर्च। रेलवे ने बिजली संयंत्रों तक कोयले की आवाजाही बढ़ाने के लिए पिछले 4 महीनों में करीब 2000 क्षतिग्रस्त और जीर्ण वैगनों की मरम्मत पर 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च की है।
आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनवरी में लगभग 9,982 ऐसे वैगनों को क्षतिग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी संख्या 2 मई तक घटकर 7,803 हो गई। रेलवे ने देश में कोयले की मांग की पूर्ति के लिए समय पर 2,179 वैगनों की मरम्मत का प्रबंधन किया। 10 मई को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मानसून पूर्व रखाव और मरम्मत के लिए 10 मई को 6 घंटे के लिए सभी उड़ान संचालन के लिए बंद रहेगा। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि इस दिन करीब 200 उड़ानों के समय में बदलाव किए जाने की संभावना है। साथ ही यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए दोनों रनवे RWI 1432 और 927 10 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच सभी उड़ान संचालन के लिए बंद रहेंगे। सभी एयरलाइन को पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है और उस दिन शाम 5 बजे 2 रनवे पर रखकर रवाब का काम पूरा होने के बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा। अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र बोले, अति मत करना, मैंने की और इसकी सजा भुगती। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर लौट आए हैं। धर्मेंद्र, जो कथित तौर पर करण जौहर की रोकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग कर रहे थे, को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता ने रविवार को पुष्टि की उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह वर्तमान में ठीक हो रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को सूचित किया कि वह उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ घर वापस आ गए हैं। क्लिप में धर्मेंद्र ने खुलासा किया है कि उन्हें पीठ में एक बड़ी मांसपेशियों में खिंचाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो चिंता न करें, मैं अब और अधिक सावधान रहूंगा, उन्होंने क्लिप में जोड़ा। उन्होंने अपने प्रशंसकों से उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया। पर्सनल टूर पर विदेश पहुंचे राहुल गांधी, हवाई अड्डे पर हुए स्पॉट। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप के साथ भारत के संबंध मजबूत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी निजी यात्रा पर विदेश चले गए। वे विदेश के एक प्रमुख शहर के हवाई अड्डे पर स्पॉट हुए हैं। 5 दिनों की यात्रा पर नेपाल पहुंचे राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे। उन्हें सोमवार शाम को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखा गया। अपनी इस यात्रा के दौरान वे नेपाल के टूरिस्ट स्पॉट की शेयर करेंगे और दोस्तों की शादी में होंगे शामिल। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक राहुल गांधी अपने इस टूर में नेपाली फ्रेंड सुमनिमा उदास की शादी में भी शामिल होंगे। हनुमान चालीसा विवाद अब 7 समंदर पार लंदन पहुंचा। लंदन में कुछ हिंदू संगठनों ने कहा है कि वे हनुमान चालीसा के पाठ का समर्थन करते हैं। भारत में विभिन्न राज्य सरकारों की निंदा करते हैं। तो महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा सहित भक्तों को गिरफ्तार कर रहे हैं। राणा दंपति अन्य के समर्थन में लंदन में प्रवासी भारतीय सोमवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लंदन स्थित संगठनों द्वारा जारी पत्र के अनुसार रीच इंडिया यूके चैप्टर सहित यूके में सनातनवासी श्री हनुमान चालीसा पद के सार्वजनिक पाठ के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस शुभ आयोजन का उद्देश्य उन व्यक्तियों समूहों के एक स्पष्ट संदेश भेजना है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में हनुमान चालीसा रामायण के पाठ को बाधित रोकना चाहते हैं। जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस के समर्थन ने हार्दिक पटेल के गुस्से की आग में डाला कि छोड़ सकते हैं पार्टी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को लेकर बीते कई दिनों से क्यास तेज है। कभी उनके भाजपा में जाने की चर्चा होती है तो कभी आम आदमी पार्टी में शामिल होने के भी कयास लगते हैं। पार्टी में साइडलाइन महसूस करने वाले हार्दिक पटेल को लेकर कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में उनकी नाराजगी और बढ़ गई। इसकी वजह दलित समुदाय के नेता जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस की ओर से मिला समर्थन है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए ट्वीट के मसले में असम पुलिस ने मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक और केस में वह जेल में थे, लेकिन जब रिहा हुए तो कांग्रेस ने दिल्ली बुलाकर उनका स्वागत किया। राम मंदिर निर्माण में अब तक 192 करोड़ रुपए खर्च, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पेश किया खर्च का विवरण। योद्धा रामाशरण अवस्थी ने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 3,350 करोड़ से अधिक रुपए प्राप्त हो चुके हैं। पहले से तय मानचित्र के अनुरूप मंदिर निर्माण के कुल 1100 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत विवरण के अनुसार मंदिर निर्माण में अब तक 192 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वित्तीय सत्र 2020-21 में मंदिर निर्माण में कुल 12 करोड़ ही व्यय हुए, किंतु 2021-22 के सत्र में इस मद में व्यय 180 करोड़ तक जा पहुंचा है। इससे इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि 2021-22 के सत्र में निर्माण की प्रगति निर्णायक रही। मंदिर के लिए नींव की खोदाई तो गत वर्ष 15 जनवरी को ही शुरू हो गई थी, किंतु नींव की भराई उसके ऊपर 5 फीट
मोटी शिलाओं की एक और परत और वर्तमान में चल रहा प्लिंथ निर्माण के अहम चरण का काम गत वित्तीय क्षेत्र में ही हुआ। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बराबर यह कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण का 30% काम हो चुका है। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयर के साथ हो रहा था खिलवाड़। सेबी ने 9 कंपनियों पर लगाया लाखों का जुर्माना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयरों से हेरफेर करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। सेबी ने 9 कंपनियों पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की कीमतों को 10 साल पहले प्रभावित किया था। इतने सालों से चल रहे इस मामलों में अब फैसला आ गया और अब इन कंपनियों को जुर्माना चुकाना रहेगा। मार्केट रेगुलेटर ने 19 अप्रैल को जारी अपने आदेश में टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सनमेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, श्रेयस क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बैतूल ऑयल्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, बैतूल मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, विजन मिलेनियम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मोबियस क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड पर कुल 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी में अब सड़क पर नहीं कर सकेंगे धार्मिक आयोजन। सीएम योगी ने सभी डीएम एसपी को दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम व एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे धर्म गुरुओं से संवाद करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क मार्ग, यातायात आदि बाधित पर कर आयोजित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सोमवार को टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 3 मई को ईद परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग, यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। भारत का ऊर्जा संकट, जर्मनी से बात बने तो हो जाएगा खत्म। जर्मन टेक्नोलॉजी से ही बिन चीन बना बादशाह। देश में इस समय ऊर्जा संकट चरम पर है। लगभग सभी राज्यों में बिजली की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर बना हुआ है। इस कारण सभी शहरों में बिजली की आपूर्ति में घंटों की कटौती करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर है, जहां आज उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से होनी है। दोनों नेताओं के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर एक समझौता भी होना है। यदि भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर बेहतर समझौता होता है तो इससे आने वाले दिनों में देश का ऊर्जा संकट खत्म हो सकता है। मध्य मई तक यूक्रेन को हो जाएंगे कई टुकड़े। अमेरिका ने अब कबूला, पूर्वी यूक्रेन को रूस बनाएगा नया देश। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि रूस इस महीने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से को यूक्रेन से अलग कर देगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि मई के मध्य तक रूस पूर्वी यूक्रेन को अलग करने की योजना बना रहा है और उन क्षेत्रों को अलग गणराज्य के तौर पर मान्यता दे सकता है। भीषण तबाही के बाद आखिरकार रूस को युद्ध में पहली बार निर्णायक जीत मिल दिख रही है और अमेरिका ने भी पहली बार माना है कि यूक्रेन के बहुत जल्द कई टुकड़े हो जाएंगे। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के अमेरिकी राजदूत माइकल कार्बरेट ने सोमवार को कहा कि क्रिमिनल की खेल की किताबों में काफी सारी संदिग्ध गतिविधियां भरी पड़ी है। दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी स्वदेशी तोप, टाटा की आर्टिलरी गन ने पूरा किया यह पड़ाव। स्वदेशी तोप निर्माण में भारत ने एक बड़ा पड़ाव तय कर लिया है। DRDO की मदद से तैयार टाटा कंपनी की ATAGS तोप ने अपने परीक्षण में पूरे कर लिए हैं। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किए गए। एडवांस्ड टोट आर्टिलरी गन सिस्टम को इन परीक्षण पूरा करने के बाद माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही थल सेना के लिए ऑर्डर दे सकती है। सोमवार को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने बताया कि DRDO और TASL की ओर से संयुक्त रूप से विकसित 195X52 मिमी ATAGS से आज प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन क्वालिटेटिव रिव्यू आर्मेंट फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। 2024 मोदी वंस मोर के नारे लगे बर्लिन में समग्र विश्व को गेहूं देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध नए भारत की रिस्क लेने की क्षमता के साथ साथ कांग्रेस सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार पर भी जमकर प्रहार किया। इस साल की 3 देशों की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर 2 टुका कहा कि युद्ध में किसी की भी विजय नहीं होगी, बल्कि इसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे अवसरों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समग्र दुनिया इस युद्ध के कारण गेहूं संकट से जूझ रही है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुरूप सभी का पेट भरने आ रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज़। धन्यवाद।